नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपकी सेहत भी अच्छी होगी, अगर आपने मेरे ऊपर पुराने कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके समक्ष नए-नए इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। दोस्तों, पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सेक्शन 2 किया हो जो कि रिस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है, अगर वो उसमें अडल्ट मेल की जो डेफिनेशन है, जो अडल्ट मेल का जो वर्डिंग्स है उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो और साथ में ये पूरा प्रोविजन भी इसे डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों, अब जो रिस्पोंडेंट की जो डेफिनेशन है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आती है वो इस तरीके से है, मीन्स एनी पर्सन, रिस्पोंडेंट मीन्स एनी पर्सन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under this act। तो अब मैरिड वुमेन या कोई भी लेडी जो हैं वो दूसरी वुमेन के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं। तो दोस्तों, अब ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है, जो वाइफ है हस्बैंड की, वो क्या मेंटेनेंस है जो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं जैसे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ से क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस। तो दोस्तों, इसके ऊपर कोई कमेंट करने से पहले हम इस जजमेंट को एक बार ध्यान से देखते हैं, इस जजमेंट में क्या कंक्लूजन निकला था। तो इस जजमेंट में जो भी आया था वो आगे हम इसके ऊपर बारीकी से एनालिसिस करते हैं। तो ये दोस्तों, एक जजमेंट हो रही थी, उसका टाइटल अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। उसमें वो केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट को अफर्म्ड किया था, लेकिन उसके जो फैक्ट्स थे टोटली अलग थे। तो उस जजमेंट के जो फैक्ट्स हैं वो और ये जो जजमेंट है वो टोटली अलग है। तो आइए हम इस जजमेंट के ऊपर जरा बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं इस जजमेंट में क्या था, और हमारे जो सवाल हैं उनके सवालों के जवाब जो हैं ये जजमेंट कितना हद तक हेल्पफुल रहेगी। आइए हम इसके ऊपर जरा बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 पिटीशंस फाइल की थी। पहले देख लीजिए, ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। ये जो जजमेंट का डेट ऑफ ऑर्डर है 29 जुलाई 2010 का है। ये आप इजीली एक्सेसिबल है, आप देख सकते हैं कहीं से भी। इसमें केस टाइटल और केस नंबर से आसानी से आप अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये है क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी 253/2010। 3 क्रिमिनल रिवीजन फाइल की हैं, 253, 252, 338। 3 क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल भी थी जो कि क्लब्ड होके एक कॉमन ऑर्डर के साथ आई हैं। तो ये पूरी जजमेंट है, ये 16 पेज की जजमेंट है। आइए हम इस जजमेंट को जरा ध्यान से देखते हैं। तो दोस्तों, ये क्या था इस जजमेंट में कि ये जो पिटीशन, क्रिमिनल रिवीजन जो पिटीशन फाइल की थी अगेंस्ट द लर्नड एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर के ऊपर फाइल की थी। मींस केस जो था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुना, फिर उसके बाद जो भी ऑर्डर आया उसके ऊपर अपील डाली गई। अपील डालने के बाद क्रिमिनल रिवीजन का ही स्कोप बनता है, तो क्रिमिनल रिवीजन ही पिटीशन डाली गई, जो कि नीचे की दोनों कोर्ट्स ने ऑर्डर को डिस्पोज कर दिया था। अब तो फिर उसी बेसिस पे आगे क्रिमिनल रिवीजन डाली। तो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स जो थे उन्होंने ये बताया है कि एक में मतलब मैरिज जो हुई थी हिसार में हुई थी, और मैरिज जो मतलब वाइफ की जो मैरिज हिसार में हुई थी, और जो हस्बैंड थे मतलब उनके जो पेरेंट्स थे वो पानीपत में रहते थे, और मैरिज जो सो एंड सो डेट को हुई, और जो उनके जो हस्बैंड है वो अमेरिका में वर्क करते थे, और आफ्टर द मैरिज दोनों अमेरिका सेटल्ड हो गए और वहाँ पर उनका मैट्रिमोनियल हाउस था। फिर उनका एक बेबी बॉर्न हुआ, फीमेल बेबी बॉर्न हुआ। फिर उसके बाद 2008 तक कंटिन्यूस यूएसए में रहे। फिर उनके बीच में डिफरेंसेस अराइजेस हो गए, फिर एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस लगी, यही चीज लिखी है। फिर वाइफ, फिर उसके बाद कोई एक न्यूपिटल एग्रीमेंट हुआ था, एलिजिस पार्टीज ने एक प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट किया था कि आप, उन्होंने कहा कि डिवोर्स ले लेते हैं इस ग्राउंड्स पे, लेकिन वाइफ ने एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू हैव साइंड एग्रीमेंट वॉलंटरी, एंड एलिजिस कि वाइफ ने एलिगेशन लगाई कि उसे जो यूएसए से मतलब अमेरिका से हस्बैंड ने मतलब निकाल दिया है। फिर एलिगेशन थी, ये देखिए ये एलिगेशन थी। बाकी हस्बैंड की कंटेंशन थी कि वाइफ खुद यूएसए छोड़ के आई हैं और हस्बैंड को डिवोर्स मिल गया है यूएसए की कोर्ट से। हस्बैंड ने फिर
husband filed without joining the husband for obtaining divorce. नहीं, ये लिखा है कि विदाउट ज्वाइनिंग द हस्बैंड, हस्बैंड का साथ कोऑपरेट नहीं किया डाइवोर्स करने के लिए, इसलिए वो यूएसए से चली गई बिना मतलब अपनी मर्जी से यूएसए छोड़ के गई। हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया सुपीरियर कोर्ट न्यू जर्सी चांसरी डिवीजन फैमिली कोर्ट यूएसए में और 27 अगस्त 2008 में नोटिस सर्व हुआ। फिर कोर्ट ने अलाउ कर दी डाइवोर्स पिटीशन और डिग्री ऑफ डाइवोर्स 4 दिसंबर 2008 को अवार्ड हो गया। कौन सी कोर्ट से? बाहर की जो थी यूएसए की जो कोर्ट्स थी वहां से डाइवोर्स अवार्ड हो गया। 13 जनवरी 2009 को वाइफ ने कंप्लेंट डाली वुमेन सेल में अगेंस्ट द हस्बैंड और इन लॉज के, और जो फिर उसके बाद वाइफ ने कंप्लेंट डाली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। पहले वहाँ कॉ में डाली, कॉ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी हिसार की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंप्लेंट जो है ट्रू नहीं है और कंप्लेंट को पेंडिंग रखना ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद वाइफ ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट दिल्ली में के कंप्लेंट डाली अगेंस्ट हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट डाली सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत विद प्रेयर टू कोर्ट कि प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाए, साथ में जो भी अदर रिलीफ्स हैं वो दी जाएं, ऐसा मेंशन किया है। और फिर उसने एलिगेशंस मतलब वाइफ ने एलिगेशंस लगाई, मतलब मैरिड वुमन ने एलिगेशंस लगाई कि जो माल ट्रीटमेंट हुई है रिस्पोंडेंट्स की साइड से और फ्रॉम द डे 1 जब से वो यूएसए से आई हैं और इंडिया में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि जब वो यूएसए से आई तो फिर इन लॉज का जो हाउस था पानीपत में जो है वो कि लॉक्ड था, और फिर पेरेंट्स एंड एज अ पेरेंट्स लॉ वो हैड गॉन टू यूएसए, मतलब पेरेंट्स लॉ जो थे वो यूएसए चले गए थे। फिर उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड ने कंप्लेंट फाइल की थी एसपी पानीपत को, सर्टेन स्कैंडलस एलिगेशंस लगाई थी उनके लिए। फिर अपनी थोड़ा सा डिटेल्स बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि मतलब जो प्रॉपर्टी मतलब जो हाउसेज हैं प्रॉपर्टीज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट है पानीपत में, प्रॉपर्टीज दिल्ली में भी हैं और शेयर्स है इन प्रॉपर्टीज का, इन लॉज का जो काफी शेयर्स भी है। और कंप्लेंट में हिसार कुड नॉट बी परस्यूड बाय एज हर इन लॉज जो थे मिसलीड किया, उनके इन लॉज ने मिसलीड किया हरियाणा पुलिस को और ट्रेजेडी हो गई थी फैमिली में। मतलब ये आप सारी एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस हैं सारी लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या था। फिर आगे उन्होंने बताया कि रिलीफ जो मांगी थी उन्होंने मांगी 20,000 रुपीज पर मंथ दिया जाए, मेंटेनेंस, एजुकेशन और फर्दर स्टडी करना चाहती हैं और जो भी डाउरी आर्टिकल्स हैं। उसके बाद मेन एप्लीकेशन इंटरिम रिलीज मांगी। फिर मांगा कि रेजिडेंस मांगा 20,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये वन टाइम एजुकेशन एक्सपेंसेस और कार या फिर 8,000 रुपया इन ल्यू ऑफ कार पर मंथ दिया जाए कार के लिए, और 20,000 रुपये पर मंथ डेली एक्सपेंसेस के लिए दिया जाए। 50,000 रुपये जो भी कर्जा वगैरह है उसको डेब्ट्स को दिया जाए। मतलब सारे रिलीफ्स मांगी जो भी थी उनकी अपनी कंप्लेंट के अंदर वो रिलीफ मांगी। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखिए। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो थी दिल्ली की उन्होंने एक ऑर्डर दिया 27 जुलाई 2009 को, डायरेक्शंस दी कि 50,000 रुपया जो है वाइफ को दिया जाए इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे, जॉइंटली और सिविली, मींस हस्बैंड और जो फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ इनको 50,000 रुपये पर मंथ जो है जॉइंटली या फिर अलग अलग करके जो भी है वो मेंटेनेंस दी जाए। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 चूंकि वुमेन थी इसलिए उनका फीमेल रिस्पॉन्डेंट को मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए नाम उनका डिलीट कर दिया। मतलब ये एक्ट डिसीजन जो था 2009 का था। सुप्रीम कोर्ट की जो सेक्शन 2 क्या जो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन में जो अडल्ट मेल वर्ड हटा दिया गया है वो 2016 में अक्टूबर 2016 के आसपास हटा दिया गया है। तो आप जो रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन काफी बदल गई है। आइए हम जजमेंट को पूरा तरह से देखते हैं आगे जजमेंट पे क्या था और क्या रिलीफ मिलना किस हिसाब तक मिलना मुनासिब था, ये आगे माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कैसे डिस्कस किया उसके ऊपर देखते हैं। फिर प्लीडेड किया लंदन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब ने, मतलब जो है लंदन की डिग्री ऑफ डिवोर्स जो दी गई है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी थी न्यू जर्सी चांसरी डिवीजन, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ लेड ऑन इन यूएसए। और आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ डिवोर्स मतलब जो पिटिशनर मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स थे रिलेटिव मतलब रिस्पोंडेंट्स थे वो वहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस केस में रिस्पोंडेंट्स थे यहाँ पे उन्होंने पिटीशन डाली थी, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड पिटिशनर लिखा है।
तो उन्होंने लिखा है कि जो डिग्री ऑफ डिवोर्स जो दी गई थी वो एकदम ठीक थी और कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है किसी मतलब जो मैरिड वुमन का किसी भी रेस्पोंडेंट के साथ, और कहते हैं एक पोस्ट न्यूपिटल एग्रीमेंट था जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में आया हुआ था, और लैंड जो लोअर कोर्ट ने प्रॉपर डील नहीं किया इशू को और डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को एंटरटेन कर दिया इन ऑल रिस्पेक्ट्स की पार्टी जो थी अलग से मतलब जो है 7 साल से अलग रह रही थी, और कोई ये चीज उन्होंने क्वेश्चन उठाया और ये बताया कि जो ट्रायल कोर्ट थी दिल्ली की उन्होंने एक जो कोटेशन थी जो नॉवलिस्ट के वर्डिंग्स लिख दिए कि बीइंग अ वुमन इज अ टेरिबल डिफिकल्ट टास्क सिंस इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपली डीलिंग विद मैन मींस as if man if though given by the worth of woman are ferocious animal and not human beings but the cannibals। ये देखिए ये लोअर कोर्ट में ये वर्डिंग्स थे नॉवलिस्ट के वर्डिंग्स को अपने ऑर्डर में जो डिस्कस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो अपने मतलब कोर्ट था जो नॉवलिस्ट का तो वो अपने लिखा और ऑर्डर पास किया और मेंटेनेंस की जो ग्रांट कर दी। सेशन कोर्ट में जब अपील डाली गई तो आर्ग्यूमेंट रेज किया कि न्यू जर्सी कोर्ट का जो कंक्लूसिव एविडेंस है और सेक्शन 14 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड और सेक्शन 4 के तहत ये जजमेंट को सेट असाइड ट्रायल जजमेंट वाज सेट असाइड द ट्रायल कोड शुड नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर द पिटीशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द ये। तो ये इस अपील के ग्राउंड पर लगाया कि जो डिवोर्स चूंकि हो चुका था न्यू जर्सी में और जो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है और जो नीचे ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है उसको सेट असाइड कर दिया जाए। और फिर उन्होंने बताया कि 125 की एप्लीकेशन थी जो विच इज जो कि डिवोर्स वुमेन भी लगा सकती हैं could have been entertained by a court if moved। अगर कोई ये प्लीड भी ये भी किया गया कि अगर वो वुमेन चाहे तो 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा सकती हैं। और फिर उन्होंने बताया कि वाइफ ने जो आर्गुमेंट किया है मतलब वाइफ के जो काउंसिल ने आर्गुमेंट किया उन्होंने कहा कि जो डिवोर्स है वो फ्रॉड से लिया गया है तो इसलिए जो है सेक्शन 13 सीपीसी एप्लीकेबल होगा और कोई भी जो 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 मतलब जो चूंकि फ्रॉड से डील लिया गया सेक्शन 13 सीपीसी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से भी हिट नहीं हो सकती, कोई किस तरह से भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट कर सकती सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। फिर लंदन सेशन जज ने ऑब्जर्व किया और कहा और फिर देखा कि एक्सप्लेनेशन दिया 125 सीआरपीसी का और उनका वाइफ जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी लगेगा, वाइफ इज टू बी रीड इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आल्सो क्योंकि 125 में जो है अगर डिवोर्स हो जाता है तो क्यों वो डिवोर्सी वाइफ जो होती हैं वो भी क्लेम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी ये लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो कोर्ट को प्रैग्मेटिक अप्रोच लगानी चाहिए और अनलेस अगर डिसोल्यूशन जो मैरिज जो है एविडेंस के तौर पे की जाए तो कोर्ट क्या कहते हैं कोर्ट हैज नॉट टू बी एक्ट ऑन द डिग्री के ऊपर नहीं एक्ट करेगी अनलेस जब तक जो एविडेंस के बेसिस पे ना ली जाए डिवोर्स। तो डिसमिस कर दी अपील की और कहा कि कोई इलीगलिटी नहीं है ऑर्डर में, मतलब इलीगलिटी नहीं है ऑर्डर में और जो है ऑर्डर जो दिया गया नीचे ट्रायल कोर्ट ने वो एकदम ठीक दिया। और फिर बताया कि मेरे जो अपील जो थी वाइफ की उन्होंने एग्जीक्यूशन फाइल की थी। उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू जो डायरेक्शंस दी जाए कि ताकि वो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट किया जा सके जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दिया था। अब फिर कोर्ट फिर आगे गए मींस माननीय हाई कोर्ट के पास गए, दिल्ली हाई कोर्ट के पास गए। अब पहला इशू जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो एप्लीकेशन जो है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की could be entertained against all respondents means जितने भी respondents हैं उनके अगेंस्ट की जा सकती है और जिन रिस्पोंडेंट्स का नाम लिया है जिनको रेट किया है रिस्पोंडेंट के तौर पे तो क्या उन सबके ऊपर ली जा सकती है। और वेदर जो दूसरा इशू फ्रेम किया कि जो कोर्ट्स जो हैं विदाउट डिस्कसिंग द डोमेस्टिक एंड लीगल रिलेशनशिप ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, क्या कोर्ट्स नीचे की कोर्ट्स जो भी डोमेस्टिक और लीगल रिलेशनशिप्स जो हैं रिस्पोंडेंट्स की बिना उसको एनालाइज किए बिना डिस्कस किए क्या पिटिशनर्स जो भी हैं जो मतलब जो भी रिस्पोंडेंट्स थे नीचे और जो कि आप पिटिशनर बन के आए उनके अगेंस्ट ऑर्डर दे सकती है। तो ये सेकंड इशू फ्रेम किया कि बिना के डोमेस्टिक और लीगल रिलेशनशिप्स जाने बिना क्या नीचे की कोर्ट सीधा 50,000 रुपए की जो अवार्ड की है मेंटेनेंस अगेंस्ट ऑल द रिस्पोंडेंट्स दे सकती है। तो इस इशू को ऊपर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रेम किए इशूज।
फिर आगे फिर डेफिनेशंस हैं, उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं ये, क्योंकि सारा बेयर एक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी जो लेजिस्लेशन के ऊपर लिखा हुआ है। एग्रीवेट पर्सन क्या है ये पैरा नंबर 10 में डिस्क्राइब किया हुआ है, और जो पैरा नंबर 11 में डोमेस्टिक रिलेशनशिप के ऊपर डिस्कस किया। अब ये देखिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। 2F ऑफ द एक्ट क्या कहता है, डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक्ट। उसने बताया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस वेदर हु लिव और हैव at any point of time live together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or other family members living together as a joint family. 2F जो है डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस किया। अब उन्होंने कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला डोमेस्टिक रिलेशनशिप का। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप arises between two persons who have together in a shared household when they are related by consanguinity of marriage and the nature of it। तो ये वो जो वर्डिंग्स है उनमें उनका ये एनालिसिस किया। फिर उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप लिविंग टुगेदर at any point of time, however it does not speak of having relationship at any point of time। तो means living together at any point of time doesn't speak of having relationship at any point of time। तो ये साफ कहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो ये बताता है कि साथ रहना एट एक पॉइंट ऑफ समय का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप जो हो वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो, हैविंग रिलेशनशिप जो हैविंग रिलेशन हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो। तो 10 कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर कंटिन्यूड होता है, if parties have lived together at any point of time in shared household, the person can be a respondent। Means उन्होंने ये बताया कि कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर कंटिन्यूड है और पार्टीज जो है एक साथ रह रही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन शेयर्ड हाउसहोल्ड, तब देन पर्सन कैन बी अ रिस्पोंडेंट। तो फिर साथ में आगे बढ़ता है बट लगा के लिखा कि इफ रिलेशनशिप डज नॉट कंटिन्यूड and relationship had been in the past and not in the present, a person cannot be made respondent on the ground of the past relationship। तो मतलब आप देखिए ये कितना अच्छा पॉइंट इंटरप्रिटेशन निकाला है कि क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि जो करंट में हो, ना कि एट इन द पास्ट हो। अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप कंटिन्यू ही नहीं हो रहा है तो एट द पास्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। तो मींस डोमेस्टिक रिलेशनशिप मस्ट बी कंटिन्यू में होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो पास्ट में मान लीजिए 3 साल पहले था रिलेशनशिप, और आप तो ना कि कल को कहो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप पीछे 3 साल पहले था, 2 साल पहले था, तो वो कंटिन्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं आएगा, क्योंकि बिकॉज डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो था वो एट द पास्ट में लिखा गया है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द बट अगर इन द पास्ट में लिखा गया, नॉट इन द प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में होगा तभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा, द डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द एग्रीवेट पर्सन एंड रिस्पोंडेंट मस्ट बी प्रेजेंट। देखिए फिर वही वर्ड्स आगे, डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो एग्रीवेट पर्सन और रिस्पोंडेंट का है प्रेजेंट के टाइम में होना चाहिए एंड लिव एट दैट टाइम व्हेन द कंप्लेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस इज फाइल्ड। तो देखिए जब कंप्लेंट फाइल की जाती है, अगर वो शेयर हाउस होल्ड में रह रही हैं एक साथ रह रही हैं रिस्पोंडेंट के साथ, जितने भी रिस्पोंडेंट है, तभी डोमेस्टिक वायलेंस की जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड होती है। और अगर रिलेशनशिप अलाइव ही नहीं है, देखिए अब इफ द रिलेशनशिप इज नॉट अलाइव ऑन द डेट व्हेन द कंप्लेंट इज फाइल्ड, द डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैनॉट बी सेड टू बी देयर। जब अलग से कई महीनों से अलग रह रहे हैं या कई सालों से अलग रह रहे हैं और उसके बाद कंप्लेंट की जाती है, तो फिर यही मतलब आता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है था ही नहीं, मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, उसका था ही नहीं, मतलब माना ही नहीं जाएगा। The first respondent made by the respondent in her complaint before the London Metropolitan Magistrate in the case was husband, with whom the wife lived under the same roof in the shared household till 22 August 2008 in USA. She had not lived with last 7.5 years with the respondent number 1 in India। तो respondent number 4 जो थे, जो कि ब्रदर थे, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस की ब्रदर ऑफ द हस्बैंड हु वाज द मेजर इंडिपेंडेंट लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द हस्बैंड एंड वाइफ हैज एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप और मॉरल और द लीगल रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स द ब्रदर्स वाइफ। तो इसमें यही कहा कि देखो ब्रदर जो इतने सालों से अलग ही रह रहे हैं तो उनकी क्या लीगल और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है, जबकि वो अलग से 7.5 साल इंडिपेंडेंट है और रह ही नहीं रहे हैं उनके साथ। तो फिर उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है with जो वाइफ के साथ and any point of he has not lived in the domestic relationship
एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पहले ही क्लियर कर दिया कि मस्ट बी कंटिन्यूइंग होनी चाहिए, मस्ट बी एट द प्रेजेंट, नॉट एट द पास्ट। तो मतलब जो कोई भी वाइफ्स हैं वो कि दूसरे रिस्पोंडेंट के साथ रह ही नहीं रही हैं, तो कल को कहो कि 2 साल पहले कि हम वहां उनके साथ शेयर कर रहे थे, जस्ट साथ में रह रहे, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का वो सेटिस्फेक्शन जो है, जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं सेटिस्फाई करती हैं, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है। कोर्ट ने ऑलरेडी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है पूरी तरह से क्लियर कर दी। तो मेरली बिकॉज पर्सन इज द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड, ही कांट बी अरेड एज द रिस्पोंडेंट, nor metropolitan magistrate gets authority over each and every relative of the husband without going into fact whether the domestic relationship or the shared household was there between the aggrieved person and the respondent। तो ये देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि इससे सिमिलरली इन्होंने फादर के ऊपर बताया। तो ये सारा जजमेंट काफी थोड़ा सा लेंथी है। अब अगर फिर आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि देखिए इसमें हम फिर से देखते हैं गर्ल, आगे फिर उन्होंने बताया, देखिए इसी पॉइंट पे चलते हैं कि जो फादर थे वो जो है वो मतलब यूएसए में रह रहे थे, वो इंडिया आए थे ताकि मैरिज हो सके, एप्रोप्रिएट पर्सन के साथ हो गया। मैरिज जो हुई सॉलमनाइज्ड हुई, तो फिर ही लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू यूएसए चले गए। He lived along with wife in USA, or the birth of the child has taken place in USA. In all cases, the boys lives abroad and settle abroad, but does comes to India for marriage. It is known to the girl as well as the parents of the girl. They are choosing a groom who is not living with the parents but settled abroad. He links with the parents are the only one which with any other relative. He is not dependent on the parents, maybe the parents. If poor, take financially help from them. यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं है पेरेंट्स के ऊपर, जो लड़का जो है, जो हस्बैंड है, वो जो डिपेंडेंट नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गर्ल के जो पेरेंट्स थे उनको पूरी तरीके से पता था कि वो मैरिज के लिए जिस पर्सन को सिलेक्ट कर रही हैं वो गर्ल जो है वो अब्रोड रहेंगी, और जो मैट्रिमोनियल हाउस जो होगा वो भी इंडिया से बाहर होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जो शादी जो की थी वो एक वॉलंटरी एक्ट ऑफ द गर्ल था, और अगर वो फैट सैलरी को लिखा है, शी हैज नॉट इंटेंडेड टू एंजॉय द फैट सैलरी which boys working abroad and get and the material facility abroad, she could have refused to marry him and settle for the boy having the moderate salary in India। तो देखा, ये हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। आफ्टर ने कहा कि after having chosen a person living abroad, putting the responsibility after the failed marriage on the shoulder of the parents and make them criminals in the eyes of the law, because matrimonial ties between the two could not last or long, does not sound either legally correct or morally correct। देखिए यहाँ इतना अच्छा पॉइंट लिखा कि अगर जो मैरिज जो हुई थी, आफ्टर मैरिज थी, उनके बाद अब्रोड चले गए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लड़के के पेरेंट्स के ऊपर डाल दी और उनको क्रिमिनल बना दिया, जस्ट इस ग्राउंड्स पे कि जो मैरिज जो है वो काफी मतलब जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक नहीं चल सकी, तो और जो कि लीगली करेक्ट भी नहीं है और मॉरली करेक्ट भी नहीं है। तो फिर कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैन द पेरेंट्स ऑफ द बॉय हु इज वर्किंग अब्रोड, लिविंग अब्रोड, एन अडल्ट फ्री टू टेक डिसीजंस बी arraigned as the criminal respondents if the marriage between them and the wife failed due to any other reasons whatsoever after the few years of the marriage। तो फिर कहा कि अगर कोई पाप किया है पेरेंट्स ने, लड़के के पेरेंट्स ने पाप किया है कि उन्होंने मैरिज की है, तो कहते हैं कि लड़की के पेरेंट्स ने भी सेम सिन किया है। अगर लड़के के पेरेंट्स ने सिन किया है तो सेम जो सिन है वो लड़की के पेरेंट्स ने भी किया है। और अगर मैरिज फेल होती है तो बोथ ब्राइड एंड ग्रूम शुड हैव टेक्स शेयर द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेरेंट्स के जो दोनों के ब्राइड और ग्रूम्स के उन सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रूम, पेरेंट्स ऑफ ग्रूम कैन नॉट बी मोर, ग्रूम के जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो फिर आगे फिर उन्होंने बताया कि वुमन शेयर हाउस होल्ड इज इन केसेस विद द पेरेंट्स हाउस वेयर शी लिव्ड बिफोर अ मैरिज एंड नॉट इन लॉस एंड वेयर शी डिड नॉट इवन लिव आफ्टर द मैरिज। शादी के बाद तो कहते हैं वो रही तक नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया, देखिए। तो फिर इन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट केस थे कि उनको वो भी रिस्पोंडेंट में जो है फादर इन लॉ भी है, वो क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स के, सिंस रिस्पोंडेंट हैड नॉट लिव्ड इन दिस हाउस एज अ फैमिली मेंबर इन जॉइंट फैमिली, तो उनको भी जो है कि मतलब फादर इन लॉ को भी रिलीफ दी।
आगे चलते हैं, फिर आगे देखिए फिर उन्होंने डिस्कस किया है फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, ये थोड़ा सा उसके ऊपर काफ़ी मतलब जो हिंदू जॉइंट फैमिली के ऊपर डिस्कशंस की है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है कि जो ऑर्डर था फैमिली और डोमेस्टिक रिलेशनशिप, इट इज नेसेसरी दैट, ये लिखा है कि इट इज नेसेसरी दैट द पर्सन हु कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक रिलेशनशिप मस्ट बी लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस अंडर वर्ड हेड। तो जो डोमेस्टिक हिंदू में जो जो डेफिनेशन थी उसमें ये लिखा था कि जो हेड ऑफ द फैमिली हो वो सारे डिसीजंस ले सके। ये सब जो जॉइंट फैमिली के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ बनाया हुआ है हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर बताया कि एक सारे डिसीजन एक हेड लेते हैं, तो ये चीज़ है। तो फिर उन्होंने कहा कि हस्बैंड जो हैं जो फादर इन लॉ है कि उनको भी रिस्पोंडेंट बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप था ही नहीं, और क्योंकि मैरिज बिटवीन हस्बैंड वाज सबसिस्टिंग। तो आगे फिर देखिए ये बताया कि जो वाइफ है, जो जो डेफिनेशन ऑफ वाइफ जो है 125 सीआरपीसी में है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं इंपोर्ट की जा सकती। लेजिस्लेचर जो बनाया गया था, लेजिस्लेचर को पूरी तरह से मालूम था कि 125 है सीआरपीसी क्या है, और अगर लेजिस्लेचर चाहता तो इफ वुड हैव डिफाइंड द वाइफ अंडर सेक्शन, अगर चाहता तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में भी वैसी डेफिनेशन डिफाइन कर सकता था। इसलिए उसकी जो डेफिनेशन 125 सीआरपीसी में जो डेफिनेशन है, उसकी जो वाइफ का मीनिंग है डोमेस्टिक वायलेंस में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये चीज उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन किया। फिर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर क्या लिखा है उसकी पूरी डिफाइन की है। आगे हम बढ़ते हैं, जो मेन पर्पस है जो जजमेंट वीडियो बनाने का उस पर देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ लिखा है कि जो पर्पस है कि लिविंग विद द पर्सन हु कमिट डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट डेड और बरीड और सेवर्ड, दिस द लॉ दिस डज नॉट स्पीक ऑफ द पास्ट वायलेंस व्हिच सफर्ड बिफोर ग्रांटिंग अ डिवोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा, फिर उन्होंने कहा कि जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इग्नोर क्या क्या कर दिया, और जो मतलब इग्नोर कर दिया कि जो डिग्री जो ग्रांट की थी न्यू जर्सी यूएसए ने, उन्होंने फिर सेक्शन 14 को सीपीसी के ऊपर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उन्होंने बताया कि सेक्शन 14 क्या है। सेक्शन 14 ये कहता है कि प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट्स, मींस बाहर से आप जजमेंट्स लाते हैं तो वो एक प्रिज्यूम की जाएगी, वो एक एविडेंस है। लिखा है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स purporting to be certified copy of foreign judgment such judgments was pronounced in court or completed unless contrary appears to be on record, but such presumption may be displaced by providing want of the jurisdiction। तो कहा कि वो बाहर की जो जजमेंट्स हैं वो एडमिसिबल हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो न्यू जर्सी की जो कोर्ट थी, उन्होंने बताया था कि हस्बैंड वाइफ जो है 7.5 साल से रह रहे थे, तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई 1 साल से रह रहे हो तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, बाहर की कोर्ट के ऊपर बताया। तो यहाँ पर बताया कि न्यू जर्सी प्रोवाइडेड दैट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मैटर कैन बी अज्यूम्ड बाय द कोर्ट इफ पार्टी हैव ऑर्डिनरी लिव्ड टुगेदर फॉर 1 ईयर। और यहाँ उन्होंने कहा कि वहां पर 7.5 से रह रहे थे, तो इसमें न्यू जर्सी की जो जुरिस्डिक्शन थी, यहाँ पे लिखा है कि the present case admittedly the parties lived together 7.5 years, thus prima facie there was no issue whether court of New Jersey has jurisdiction or not। क्योंकि 7.5 से बाहर रह रहे थे तो न्यू जर्सी की जो कोर्ट थी उनकी जुरिस्डिक्शन थी। फिर सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि ये ग्राउंड्स हैं, इसमें फाइनल जो फॉरेन जजमेंट्स हैं वो कंक्लूसिव नहीं गिनी जाती, मतलब एविडेंस के तौर पे नहीं गिनी जाती। अगर कोर्ट जो है जो प्रोनाउंस्ड है, कोई जजमेंट बाहर की कोई कोर्ट है वो जजमेंट दे दे जो कि कॉम्पिटेंट ना हो, या फिर कोई मेरिट्स के ऊपर ना दी जाए, फिर या फिर जो इनकरेक्ट इंटरनेशनल लॉ को मतलब जो भी फाइंडिंग्स प्रोसीडिंग्स है इनकरेक्ट व्यू हो इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज, मतलब इंडिया के कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते, 2 कंट्रीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते, तब भी उस जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव मतलब नहीं मानी जाएगी। और फिर जब पाया कि जब कोई अपॉर्चुनिटी ना दे अपोजिट पार्टी को बिना सुने अगर कोई डिग्री दे दी जाए तो तब भी फॉरेन जजमेंट एप्लीकेबल नहीं है। या फिर फ्रॉड से लिया जाए और जो कोई क्लेम जब इंडिया में कोई लॉ के साथ ब्रीच कर रहा हो तो वो ऐसे ग्राउंड्स में नहीं मानी जाएगी। तो फिर कहा कि एक्सप्लेनेशन जो था कि foreign judgment is not to be relied and should not be considered. A foreign judgment can be set aside by the competent court only अगर कोई person aggrieved from the foreign judgment ask for the declaration। चूंकि उन्होंने कहा कि कोई डिक्लेरेशन मांगी नहीं, इसलिए वो जो बाहर की जो जजमेंट थी वो कंक्लूसिव गिनी जाएगी, क्योंकि कभी भी ऐसा ग्राउंड रेस नहीं किया कि ये जजमेंट नहीं मतलब फेयरली एक्टेड नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन। अब उन्होंने कहा कि सो लॉन्ग एज द फॉरेन जजमेंट इज नॉट सेट असाइड, जो फॉरेन जजमेंट के जो भी था कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिए थे, तो उनकी जजमेंट जो है वो एक कंक्लूसिव गिना जाएगा और उसे एडमिसिबल गिना जाएगा। तो
ये तो जो फॉरेन जजमेंट्स के ऊपर बताया था। अब इन्होंने कहा कि जो काउंसिल थे रिस्पोंडेंट के, उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि पार्टिसिपेट नहीं करना कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि इस बार की जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड करना। तो सेक्शन 13 का जो भी फॉरेन जजमेंट जो दी गया है इज नॉट कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। नेचुरल जस्टिस ना हो तब तो माना जा सकता है। अगर कोई विलफुली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई ये वो ग्राउंड नहीं बनता है कि उस जजमेंट को कंक्लूसिव ना गिना जाए। तो ये तो फॉरेन जजमेंट्स के ऊपर था। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या था, पहले हम जो मेन मकसद पे चलते हैं, जो मेन जो वीडियो बनाने का उसमें चलते हैं। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि कोर्ट बिलो ने जो नीचे की जो कोर्ट्स थी उन्होंने प्रॉपर्ली वेट नहीं किया, प्रॉपर्ली जो जजमेंट जो थी गई थी न्यू जर्सी की उस पर वो जो प्रॉपर्ली वेट नहीं किया और अज्यूम कर लिया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है बिकॉज प्योर टेम्पररी रेजिडेंस ऑफ द वाइफ जो था वो दिल्ली में था, जो दिल्ली में थी, अदरवाइज हिसार में रहती थी। जो टेम्पररी रेजिडेंस जो की था वो दिल्ली में है, लेकिन जो मेन रेजिडेंट इनका हिसार में था। तो कोर्ट ऑफ ASJ वांटेड दैट ऑर्डर ऑफ MM शुड बी ऑनर्ड बाय द US, while the court here should not be honored, would not be honored a decree of the court where the husband and wife lived for 7.5 years। मीन्स अब ये कोर्ट इन्होंने कमेंट किया कि नीचे की जो ASJ की जो कोर्ट थी वो चाहती थी कि लर्नड MM का जो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बाहर US की कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करे। US ऑर्डर जो है, US की जो कोर्ट है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करे, और ये नहीं चाहते कि और जो बाहर की कोर्ट के ऑर्डर को ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जबकि वो हस्बैंड और वाइफ 7.5 साल से बाहर रह रहे थे, एक उसी उनकी जुरिस्डिक्शन में रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो डिग्री ऑफ डिवोर्स जो दी गई है न्यू जर्सी कोर्ट के, हस्बैंड और वाइफ 7.5 साल से रह रहे थे लिविंग टुगेदर और बर्थ हुआ, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इट कुड नॉट बी सेड that the domestic relationship of the wife continued with the husband in New Jersey or her in-laws living at the Panipat। क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने। आगे फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ये चीज बताई जो वाइफ के और जो उसके ऊपर बताई गई है, जो रिलेटिव्स के ऊपर बताई गई है, जो जिनको रिस्पॉन्डेंट बनाया गया था। आगे देखते हैं। तो Learned MM and Learned ASG committed jurisdictional errors by assuming jurisdiction under domestic violence and the view of admitted fact that wife had long before filing the domestic violence lived with her husband in USA. Her share household was in the USA. Her husband was still living in together and child was born in USA। तो आगे देखिए ये लिखा है कि the court below has committed a grave error। कोर्ट ने बहुत ग्रेव एरर की कि जिसमें ब्रदर और फादर को का डायरेक्शन दी कि आप 50,000 रुपीज, मतलब हस्बैंड और ब्रदर और फादर को कहा कि हस्बैंड के साथ आप डायरेक्शन दी कि 50,000 रुपीज वाइफ को दिए जाए। कहा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता कि ब्रदर और हस्बैंड को ये अमाउंट दी जाए, पेमेंट करने के लिए कहा जाए। अगर सन जो है ग्रोन अप हो गया है, स्टार्ट्स अर्निंग, पैसा कमाने लग पड़े हैं, हम शादी करते हैं, अपना सेपरेट हाउस होल्ड और जो भी चिल्ड्रन है, तो जो बर्डन ऑफ द वाइफ है कैनॉट बी पुट ऑन द शोल्डर ऑफ द हस्बैंड ऑफ हिज फादर और ब्रदर। तो जो भी बर्डन है उनका वो फादर और ब्रदर के ऊपर नहीं शिफ्ट किया जा सकता। ऑन एन एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड और वाइफ, जब भी रिलेशन खराब हो तो उनके फादर और ब्रदर के ऊपर नहीं डाला जा सकता। तो बर्डन बॉर्न बाय द हस्बैंड, जो भी बर्डन होगा वो सिर्फ हस्बैंड को लेना होगा और not by the brothers and the sisters of the husband, unless and until the husband has been contributing to the joint family as a member of HUF, means Hindu undivided family, or has the right or deriving benefits from the joint family। जब तक कोई हस्बैंड कोई कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो उस फैमिली में या कोई बेनिफिट्स ड्रॉ ना कर रहे हो, तब तक जो हस्बैंड के जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, फादर हैं, जो मदर हैं, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जा सकती। तो ये चीज बताई थी। इफ हस्बैंड हैज नॉट बीन कंट्रीब्यूटिंग एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द जॉइंट फैमिली और नॉट इज द मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली, द पेरेंट्स had been treated like any other relative, how can the parents be burdened with the responsibility of his wife? क्वेश्चन ये कहा कि जब रह नहीं रहे हैं, जब उनके साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं हस्बैंड HUF के अंदर, तो पेरेंट्स क्यों किस तरह से जिम्मेदार हो गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के लिए, कि जो हस्बैंड की वाइफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने के लिए। तो देखिए ये जो जजमेंट थी वो काफी हद तक क्लियर कर दी है। तो इन्होंने ये कहा कि जो इग्नोरिंग द डिग्री ऑफ डिवोर्स एंड इज नॉट टेनेबल, और ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। डायरेक्टिंग द पेमेंट और जॉइंटली सिविली का जो भी ऑर्डर दिया गया था उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया।
तो देखिए अब इस वीडियो के माध्यम से ये सारी बॉन्ड क्लियर हो गई कि जो हस्बैंड, जब तक कोई हस्बैंड कोई बेनिफिट ना ड्रॉ ऑन कर रहे हो या कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो HUF के अंदर, तब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ की वो सिर्फ हस्बैंड को बेयर करनी होगी, ना कि फादर, ब्रदर, सिस्टर या मदर को। तो भाई उम्मीद है ये काफी हद तक क्लियर कर गया है ये जजमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके लिए बेहतरीन वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।